हेलो दोस्तों। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। डे 12 है ये घटनासार का। और आज मैं इसका वीडियो दोपहर में बनाने का प्रयास कर रहा था, बट पता नहीं क्या हो गया था, वो पेंसिल काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वीडियो मैं दोपहर में बना नहीं पाया। तो अभी को इसका मैं वीडियो ला रहा हूँ। और चलिए, अब इसका डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखिए, अभी को हम लोग इसको करेंगे, कल ज्योग्राफी करेंगे, हिंदी करेंगे। कल ज्योग्राफी, हिंदी, घटनासार और इन्वायरमेंट इकोलॉजी और करंट अफेयर्स। इतना लगभग तीन चार वीडियो ज़रूर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी है। आर्थिक घटनाओं इकोनॉमी पे आ गए हैं हम लोग। घटनासार में तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनी, पहली चीज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनी होती क्या है। तो महारत्न कंपनी वह कंपनी होती है जिसने पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया हो, तथा 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक, और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ अगर की बात करें तो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो इतना अगर है तो तभी वह महारत्न कंपनी बन सकती है। तो इसका जो है, तो ये सब होने के बाद जो है ये क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 2022-23 में 41,039 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसका शुद्ध लाभ जो है करीब 10,000 करोड़ के आसपास रहा। 9,845 करीब 10,000 करोड़। तो शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तो 10,000 करोड़ लगभग है। और यहाँ पे 3 वर्षों का औसत कारोबार 25,000 करोड़ होना चाहिए, 41,000 करोड़ के आसपास। तो इसलिए इसको महारत्न कंपनी में डाला गया। और संपत्ति 15,000 करोड़ होनी चाहिए 3 वर्षों में। तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी संपत्ति भी जब 41,000 करोड़ की वो हो रही है, 9,000 करोड़ की, वो लगभग 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास उसकी संपत्ति हो जाएगी। तो इस तरह ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी बनी। जब ये नवरत्न से निकल के महारत्न कंपनी बनी तो तो फिर 13 नवरत्न कंपनी बची और 13 महारत्न कंपनी हो गई। लेकिन तभी जो है मिनी रत्न कंपनी थी, जो ONGC विदेश लिमिटेड, उसको 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 14 नवरत्न और 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए, हम अगर इस समय हम लोग देखें कि कौन कौन सी महारत्न कंपनी है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये 2010 में ये शुरू हुआ था महारत्न कंपनी देने का दर्जा। तो सबसे पहली सेल थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर दूसरी थी भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, फिर गेल थी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जितनी भी लिमिटेड लगा हुआ है जिसमें वो सब स्टॉक एक्सचेंज में, जो वहाँ पे ये जो इनका IPO जारी हो चुका है। तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ये तो शेयर मार्केट में,
तो ये जिसमें भी लिमिटेड लगा होता है वो सब लिस्टेड कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, IRL लिखते हैं उसको, वो भी लिमिटेड है क्योंकि वो भी वहाँ पे। अडानी ग्रुप का भी लिमिटेड है। तो सब लिमिटेड कंपनी है क्योंकि उसका शेयर जो है वहाँ पे शेयर मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए वहाँ उसमें लिमिटेड ही लगता है पीछे, जितनी भी लिमिटेड है। और चलिए, हाँ, तो इस में हम लोगों ने देखा कि सेल है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है PFC, फिर तेल ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ना। फिर नेक्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सी से कंपनी नहीं, कॉरपोरेशन है, निगम का कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये 2013 में शामिल की गई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL, भेल का है ना, ये 2017 में शामिल की गई। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, ये 2019 में शामिल की गई। फिर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, ये 2022 में भी शामिल की गई थी, कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि अभी 2023 में शामिल कर ली गई। 13 कंपनियां ये हो चुकी हैं तुम्हारी महारत्न कंपनियां, ठीक है। और अब नेक्स्ट पे आते हैं, अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2023 की। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको अंकटाड बोलते हैं, 5 जुलाई 2013 को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में आए कुल 1295 जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है, तो 1295 अरब डॉलर की जो FDI में जो विकसित देशों का हिस्सा है वो 378 अरब डॉलर, लगभग 325 अरब डॉलर का हिस्सा विकसित देशों का है, तथा 916 अरब डॉलर विकासशील देशों में FDI आया है, ठीक। और वहीं भारत में इस अवधि में करीब 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है, जो 2021 में जो 55 अरब डॉलर का निवेश आया था उसकी तुलना में 11% कम है। भारत में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है। ग्रीनफील्ड जो परियोजनाएं हैं उसमें 3rd नंबर पे है भारत, ठीक है। और वहीं दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया के विकसित देशों में पिछले साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 37% की गिरावट आई। दुनिया के विकसित देशों में पिछले साल से FDI में 37% गिरावट आई, जबकि उस अनुपात में भारत में 10% अधिक विदेशी निवेश आया है। इस दौरान एशियाई विकासशील देशों में 2021 की तरह ही 662 अरब डॉलर का FDI आया। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर मिले कुल FDI का करीब आधा है, जो भारत ये एशिया के विकासशील देशों का आया है। अब जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि टोटल आया था 1295 और एशिया में 662 अरब डॉलर, आधे से भी अधिक है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और आसियान देश क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ FDI की सबसे उत्साही प्राप्त करता है। विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज़्यादा करीब 80% FDI आया, उसमें भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
चीन में एफडीआई 5% बढ़कर 189 अरब डॉलर अब पहुँच गया है। सबसे एफडीआई आ रहा है, बताइए 189 अरब डॉलर एफडीआई अकेले चीन में आ रहा है। भारत में एफडीआई की अगर हम बात करें तो सिर्फ 49 अरब डॉलर आ रहा है। 2 3 4 4 गुना, लगभग 4 गुना एफडीआई चीन अपने ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं हांगकांग जो छोटा सा एक देश, क्या चीन तो उसको अपना भाग बताता है, उसका 118 अरब डॉलर है एफडीआई। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत और इसके अलावा सिंगापुर, उसका करीब 149 अरब डॉलर के आसपास एफडीआई है। तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसलिए निवेश बढ़ रहा है क्योंकि वह तेज़ी से विकास की राह पर अग्रसर है और भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा पे निवेश बढ़ा रही है और कई क्षेत्रों में तेज़ी से सुधार हो रहा है, इसलिए जो है एफडीआई भारत की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वैश्विक एफडीआई 12% घटकर 1.3 लाख करोड़ डॉलर रह गया है। यूक्रेन युद्ध, खाने पीने की वस्तुओं एवं ऊर्जा की कीमतों में तेज़ी और सार्वजनिक कर्ज बढ़ने की वजह से वैश्विक एफडीआई में गिरावट आई है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा, हाँ चलिए, सिंगापुर 141 अरब डॉलर का, दक्षिण पूर्व एशिया में बताओ 141 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित कर रहा है। वियतनाम 70 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित कर रहा है। रिपोर्ट के साथ चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बनने रहे। उसके बाद अमेरिका, जापान और सिंगापुर का स्थान। चलिए, इसके ये हो गया यहाँ पे। यह निवेश घाटा का बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पहुँच गया है, जो 2015 में 2.5 लाख करोड़ डॉलर था। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में 2030 तक जो एसडीजी है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सालाना निवेश घाटे का सामना करना पड़ रहा है, लक्ष्य पाने के लिए जितने निवेश की ज़रूरत है उससे कम निवेश मिल रहा है। करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर उससे कम निवेश मिल रहा है। यह निवेश घाटा अब बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है, जो 2015 में 2.5 लाख डॉलर था। विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हर साल करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश आवश्यकता है, जबकि उन्हें 2022 में सिर्फ 544 अरब डॉलर का ही निवेश मिला है। विश्व निवेश रिपोर्ट के इस 33वें संस्करण की अगर थीम की हम बात करें, जो ये अंकटाड ने जारी किया है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। तो इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए सतत विकास में निवेश करना। तो ये है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं। और अगर शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले अगर देशों की बात करें तो सबसे टॉप पे अमेरिका है, जो कि भारत का लगभग 6 गुना, कह सकते हो लगभग 6 गुना एफडीआई अमेरिका आकर्षित कर रहा है। 4 गुना चीन आकर्षित कर रहा है, 189 अरब डॉलर, 285 अरब डॉलर चीन। सिंगापुर 141, छोटा सा देश, 141 अरब डॉलर। हांगकांग जो चीन का ही पार्ट है लगभग 118, अगर इसको दोनों को मिला दिया जाए तो चीन का तो मतलब अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा चीन। ठीक, और फिर ब्राज़ील है, भारत का 8वां नंबर है, 49 अरब डॉलर। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे ज़्यादा एफडीआई का प्रवाह होता है तो अमेरिका से ही होता है सबसे ज़्यादा एफडीआई प्रवाह। अगर भारत से देखें तो 15 अरब डॉलर का भारत से भी एफडीआई का प्रवाह होता है। इसको भारत को रोकना चाहिए कि भाई ये तो ये 15 अरब डॉलर का हो रहा है, 50 अरब डॉलर का आ रहा है भारत में एफडीआई। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है 2023। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल में जो
जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसको जारी किया है, किसने जारी किया है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब होती है भाई? 2015 में। कब होती, किस डेट को? 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो हम अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष चुना जाता है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ठीक। तो इसके जो इस समय जो सीईओ हैं नीति आयोग के, उन्होंने इसको वी आर सुब्रमण्यम ने सूचकांक, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक या राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019-21, जो हर 5 सालों में, यह सर्वेक्षण 4-5 सालों में होता है। NFHR नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या आर बोलते हैं, रिपोर्ट सर्वे वही बोलते हैं, ठीक है, के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की जो प्रगति को दर्शाता है, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। जो इसके बीच जो 15-16 से और 19-21 के बीच करीब 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से निकले हैं बाहर। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशन जो पॉवर्टी है उससे बाहर वो लोग निकले हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेज़ी से घटी है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पहले जहां 15-16 में 32.5% के आसपास गरीबी थी, वहीं 2019-21 के दौरान यह करीब 19.28% रह गई। और वहीं अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ये जहाँ 8.65% थी, वहीं घटकर आगे 5.27% रह गई गरीबी 2019 और 21 में। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है, ठीक। इस सूचकांक का जो उद्देश्य है महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांकों की निगरानी तंत्र का लाभ उठाना, जिससे परिणाम में सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों का उपयोग को सक्षम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन एवं उन्हें प्रतिबिंबित किया जा सके। राष्ट्रीय NFHS 5 के आंकड़ों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने थिंक टैंक ने पाया कि भारतीय आबादी में बहुआयामी गरीबी की हिस्सेदारी 2015-16 में 24% से घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई है, जो करीब 9.8% की गिरावट को दर्शाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई, जहां 34.3 मिलियन लोग, करीब 3.43 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी है, फिर दूसरे पे झारखंड आता है, तीसरे पे मेघालय, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा नहीं है, चौथा है। तो दूसरे पे कौन है? झारखंड है, और तीसरे पे तुम्हारा मेघालय है, और चौथे पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब 5वें पे अपना मध्य प्रदेश है। तो यही पिछले दिनों जारी ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया पिछले दिनों 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का 66वां स्थान था, है ना। सूचकांक के अनुसार
102 देशों में 66वें नंबर पर था भारत के अनुसार। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और वर्ष 2015-16 से 2019 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 से घटकर 44% हो गई है। इस सुधार के परिणामस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने के 1 और 2 प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। अब इसमें क्या है, पहला तो अगर हम देखते हैं तो पावर्टी जो है एसडीजी 1 है, 1 और दूसरा जो है पावर्टी, पहला एसडीजी 1 है तुम्हारा गप पावर्टी, एसडीजी 2 है तुम्हारा हंगर, एसडीजी 3 तुम्हारा हेल्थ, एसडीजी 4 एजुकेशन, एसडीजी 5 जेंडर इक्वलिटी, एसडीजी 6 तुम्हारा क्लीन वाटर, फिर क्लीन एनर्जी एसडीजी 7। तो ऐसे है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बना के डाल दूँगा। अभी मैं कुछ दिनों में, देखिए मैं अभी थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ, इसीलिए गैप ले रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ में कम डाल पा रहा हूँ। मेनली कारण है कि मैं कुछ ट्रिक्स पे काम कर रहा हूँ, और क्योंकि प्रीलिम्स में वो अगर आपके पास ट्रिक्स रहेंगी तो आप क्वेश्चन को मतलब वो फिर आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी और आप वहाँ पे अच्छे से उस चीज़ को आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी मैं ट्रिक्स पे काम कर रहा हूँ और ट्रिक्स बनाता हूँ, और उसके साथ वीडियो, कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर दूंगा, बहुत ही जल्द लाऊंगा आपके लोगों के सामने। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण में सुधार, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था ने गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र तरीका है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिले के स्तर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सुधार की योजनाओं का आकलन किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्च 2023 के अंत तक भारत का जो विदेशी ऋण है उसके बारे में। मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण की अगर हम बात करें तो 30 जून 2023 को आरबीआई द्वारा भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति से जुड़ी नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। मार्च 2023 के अंत में भारत में पर कुल विदेशी ऋण का जो है 624.7 अरब डॉलर था विदेशी ऋण, जो एक वर्ष पूर्व 2022 में के अंत में 619 अरब डॉलर था। 2022 मार्च 2022 के अंत में करीब 619 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर, करीब 0.9% की वृद्धि हुई है 2022 से 23 के दौरान। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपये व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही है। इसमें एक चीज़ और हम लोगों को समझना होगा कि अगर वृद्धि हुई है इस ऋण में तो क्यों हुई है। ये हम लोग क्योंकि डॉलर का जो है मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसके कारण जो रुपये का उसके तुलना में अवमूल्यन हुआ, जिससे कि ये हमको ये वृद्धि जो दिख रही है, इस कारण ये वृद्धि 5.6 अरब डॉलर की जो वृद्धि हुई उस कारण ये वृद्धि दिख रही है हम लोगों को। मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का करीब 19% था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20% था, ठीक है। और मार्च 2023 के अंत में भारत पर 624 अरब डॉलर का कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण
$496 अरब व अल्पकालिक ऋण $128 अरब था। मार्च 2023 के अंत में कुल विदेशी ऋण में करीब 80% भाग दीर्घकालिक ऋणों का था, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग करीब 80% करीब लगभग दीर्घकालिक ऋण थे और 20% अल्पकालिक ऋण थे। आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में के अंत में देश में कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 54% भाग डॉलर में निरूपित था। दूसरे स्थान पर करीब 30% भाग भारतीय रुपये में, 6% भाग एसडीआर में और 5.7% भाग जापानी येन में और 3% लगभग भाग यूरो में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एवं ब्याजों की अदायगी मार्च 2022 के अंत में 5.2% था, जो मामूल बढ़कर 2022-23 में 5.3% हो गया। मार्च 2022 के अंत में अल्पकालिक ऋण देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष के, इसको कोई मतलब नहीं है, छोड़ो ये। तो विदेशी ऋण आपको इतना याद रखना चाहिए, दीर्घकालिक 496 और करीब जो 80% है $128 अरब है, अल्पकालिक जो 20% है और जीडीपी का करीब 18.9% है इस साल। पिछले साल लगभग 20% था। चलो अब छोड़ो, है ना। और ये किन किन मुद्राओं में कितने कितने प्रतिशत है वो दिया हुआ है। पहली तिमाही अप्रैल जून 2023 विदेशी व्यापार के आंकड़े जारी किए गए। बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की गई थी, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात $447 के रहे थे। किंतु चालू वित्तीय वर्ष में 223-24 में निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि का क्रम बना हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में की पहली तिमाही में देश के निर्यातों व आयातों में दोनों में गिरावट दर्ज की गई। वस्तुगत निर्यातों में विगत 5 माह में लगातार गिरावट के चलते संदर्भित तिमाही में देश के वस्तुगत निर्यात में 15% की गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2022 में भारत की वस्तुगत निर्यात जहां $120 अरब के थे, अप्रैल जून 2023 में यह $102 अरब के ही रहे थे। चलिए, फिर इसके बाद इसी प्रकार अप्रैल जून 2023 की अवधि के वस्तुगत आयात $160 अरब के हो गए थे। अप्रैल जून 2022 की तुलना में यह 12% कम है। इस आंकड़ों के साथ व्यापार घाटा अप्रैल जून 2023 में $57 अरब रहा। विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के अंतिम आंकड़े भी जोड़े जाएं तो अप्रैल जून 2023 के कुल निर्यात $182.7 अरब व आयात $205 अरब के रहे तथा विदेशी व्यापार घाटा $22 अरब का रहा। वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2023 की तिमाही में भारत की वस्तुगत निर्यात के 5 प्रमुख गंतव्य की अगर बात की जाए तो अमेरिका टॉप पे है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर नीदरलैंड है, फिर चीन है, फिर ब्रिटेन है। जबकि इस अवधि में आयातों के प्रमुख स्रोत क्रमशः चीन, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब रहे। पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्व वित्तीय वर्ष 22-23 में पूरे वर्ष के दौरान भारत की कुल वस्तुगत निर्यात $447 अरब के व आयात $714 अरब के रहे थे। ठीक है, भारत $714 अरब का लगभग आयात करता है और $447 अरब का निर्यात करता है। ये अनंतिम आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जब नेक्स्ट बजट पेश होगा तो उसमें अंतिम आंकड़े आएंगे। ठीक, इस प्रकार 2022-23 बजट नहीं, वो आर्थिक समीक्षा उसमें आएगा।
2022-23 में पूरे वर्ष में व्यापार घाटा 266 अरब डॉलर का था। अब इसमें 714 से 447 घटा दोगे, आयात से निर्यात घटा दोगे तो वो व्यापार घाटा आ जाएगा। अगर हमारा मान लीजिए ये निर्यात होता 714 अरब डॉलर का, आयात 447 का होता, तो हम लोग व्यापार जो है सरप्लस, या इसके ट्रेड सरप्लस इसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें होते तो ये 266 का सरप्लस हो जाता, व्यापार घाटा ना होता, ठीक है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। AEO-T3 का दर्जा दिया गया है गेल को। भारतीय अग्रणी जो है प्राकृतिक गैस कंपनी गेल, जिसको क्या बोलते हैं, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसका कार्य क्या होता है, इसका काम जो होता है, इसका मेनली काम ये होता है कि ये तुम्हारी ये जितनी भी ये गैस कहाँ पे मिलती है, ऑयल कहाँ पे मिलता है नेचुरल, उसका पता लगाना मेनली काम होता है इसका गेल का। और तुम्हारी ऑयल इंडिया लिमिटेड का, ONGC का, और जो नहीं गेल तुम्हारा करता है, ये वितरण करता है, सॉरी, ऑल इंडिया लिमिटेड और ONGC तुम्हारा पता लगाता है, और वितरण प्रसंस्करण का काम गेल का होता है, ठीक। ये इसको क्या दर्जा दिया गया है, AEO-T3 का दर्जा। इसको बोलते हैं ए मतलब एक्वायर, तो जो AEO-T3 का जो अगर AEO का बोलें तो इसको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर और का दर्जा जो है T3 का दर्जा गेल को दिया गया है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा मिला है गेल इंडिया लिमिटेड को, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा यह दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है उसके तहत यह दिया गया है। यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा का प्रतीक है ना। जो निर्यातक और आयातक हैं उनके लिए उच्चतम स्तर की जो सुविधा देती है, जो गेल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदार के रूप में स्थापित करती है। इसके बाद देखते हैं AEO-T3 का दर्जा गेल इंडिया के लिए कई तरह से लाभदायक है। यह प्रमाणीकरण, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, प्रशासनिक बोझ को कम करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन की गति और दक्षता को बढ़ाता है। फिर नया निर्यात तैयारी सूचकांक, इसको एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कल आपको डे 13 में हम आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। और अब ये जल्दी वीडियो आएंगे घटना सार के, आपको इतना समझ लीजिए आप। और करंट अफेयर्स का डेली वीडियो आपको मिलेगा, और ज्योग्राफी का भी वीडियो मिलेगा, और हिंदी का भी वीडियो मिलेगा। कुछ चीज़ों की वजह से 1-2 दिन इधर थोड़ा सा सही से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और अब आपको टाइमली वीडियो मिलता रहेगा। ओके धन्यवाद। और हाँ, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक कमेंट बॉक्स में वो मैंने पिन कर दिया है, और वहाँ पे आप देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आराम से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है PDF तो आप मुझे उस पर मेरा लिंक्स ID शो कर रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF आपके टेलीग्राम चैनल उस पर भेज दूंगा, या ग्रुप पे भेज दूंगा। आप मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा अगर आपको नहीं मिलता, आपको कोई परेशानी होती है तो। आप मेरा सबसे ऊपर शो कर रहा ऑनर के नाम पे प्रियंक वर्मा मेरा ही शो करेगा, और ठीक है, और वही मेरा ही नंबर शो कर रहा है, उसी पे आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको PDF या कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, आप मैसेज करिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।